हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो श्रृंखला है उसका 7वां वीडियो। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत पर जो गुलाम राजवंश था, जो मामलुक राजवंश था, उसका राज था और कैसे जो उसके महत्वपूर्ण शासक थे, उनके जो मुख्य कार्य थे, उनको हमने देखा। आज हम उसी कहानी को, दिल्ली की उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और माफ कीजिएगा। और आज हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे दो अन्य राजवंशों के बारे में जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत के इतिहास की नींव कहीं ना कहीं यहीं रखी जा रही थी, जाने अनजाने में। क्योंकि कई यहाँ पे ऐसे प्रशासनिक आप बदलाव देखेंगे, कई ऐसे जो है करों में जो बदलाव देखेंगे जिनको आगे चल के मुगल शासक अपने प्रशासन में, अपने शासन में उसको अपनाएंगे और वही उसी से आगे चल के जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो उसे अपनाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी नींव जो है हम यहाँ देखना शुरू करेंगे, हालांकि बहुत ही हल्के तौर पे, लेकिन मौजूद रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खिलजी राजवंश के बारे में। मामलुक के बाद जैसा हमने देखा, खिलजी राजवंश जो है वो आता है और वो 1290 से 1320 तक उसका शासन था। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा जो क्षेत्र था ये खिलजियों के राज में था। अब यदि हम बात करें सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो इसने 6 साल करीब 1290 से जो है 1296 तक इसका शासन था। खिलजी राजवंश का संस्थापक है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो यही है कि ये खिलजी राजवंश का संस्थापक था। इसे काफी दयालु माना गया क्योंकि वह बिना हिंसा के शासन करना चाहता था। उसे वो बात अलग है कि वो दूसरों को मार के जो है उसने सत्ता हासिल की थी, लेकिन फिर भी वो जो है शांति के रूप में जाना गया। उसने यदि हम उसकी घरेलू नीतियों को देखें तो उसने मलिक छज्जू का विद्रोह, मलिक छज्जू के विद्रोह को, जो कारा में उसने विद्रोह किया, उसे दबाया और उसने अलाउद्दीन खिलजी को कारा का गवर्नर नियुक्त किया। अब अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि वो उसका दामाद भी था और भतीजा भी था। और यहीं से जो फिल्म आई थी पद्मावत, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है कि किस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो अलाउद्दीन को 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने मंगोलों को हराया जो सुनाम से आए थे। उसके जो अंत की यदि बात करें तो, जो कि यदि आपने वो पिक्चर देखी होगी तो आपने देखा होगा किस तरीके से उसकी हत्या जो है उसके दामाद ने ही करवा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही उसकी हत्या करवाई। और कहीं ना कहीं जो उस वक्त के दरबारी थे, जो उस वक्त के कुलीन लोग थे, वो जलालुद्दीन खिलजी की जो नीतियां हैं उनसे उससे काफी खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। उनको लग रहा था कि ये जो शांति की नीति अपनाई है, इससे कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जो है वो बाकी जो राजा हैं, जो बाकी राजवंश हैं, जो दिल्ली पर कब्जा करने का सोच रहे हैं, उनके ऊपर एक गलत संदेश जा रहा है। तो ये उसकी इन नीतियों को पसंद नहीं किया जा रहा था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर में यदि हम अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के दो महत्वपूर्ण जो जनरल थे या सेनापति थे, एक थे उलुग खान और एक थे नुसरत खान। इन दोनों ने गुजरात पे विजय प्राप्त की, रणथंबोर पे कब्जा किया और इसके शासक हमीर देवा की हत्या कर दी। उसने मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालौर पर भी कब्जा किया। यदि हम दक्षिण में देखें तो वो भारत का या उत्तर भारत का या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया। सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए जो कोई था वो था मलिक काफूर, जो उसका एक बड़ा ही विश्वास पात्र था और सेनापति था। और उसने मलिक काफूर को दक्षिण के शासकों के विरुद्ध भेजा। वारंगल के प्रतापरुद्र द्वितीय, रामचंद्र देव और देवगिरी के यादव राजा और वीर भल्लाल तृतीय जो होसाला
के राजा थे, इन सबको उसने पराजित किया। उसने रामेश्वरम में एक मस्जिद का निर्माण किया। तो ये दिखाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ तक जा चुका था। और यदि हम दक्षिण के राज्यों की बात करें, तो जब इस तरीके की पराजय देखी दक्षिण के राज्यों ने, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासन को जो है वो स्वीकार किया और उसको मौद्रिक कर दिया। मतलब जो जो भी उसके पास कर था, जो भी वो था, उसके बदले वो शासन तो उन्हीं का था, लेकिन अब वो उसको कर देने लगे। मंगोल आक्रमण की बात यदि हम करें अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण 12 से अधिक बार सफलतापूर्वक विरोध किया। सफलतापूर्वक जो है वो मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की, अपने उसकी रक्षा की। क्योंकि ये यहाँ समझने वाली बात है कि मंगोल उस समय के सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा क्रूर जो है वो हमलावर थे और आक्रमणकारी थे। तो उन्होंने उसको 12 बार जो है उनका सफलतापूर्वक उनसे रक्षा करना एक बड़ी चीज थी। अलाउद्दीन ने राजकाज के देवी अधिकार का सिद्धांत का पालन किया। मतलब राजा को जो है उसने भगवान का या जो भी देवी शक्ति है उसका धरती पर स्वरूप माना। और उसने बार बार विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश जो है, 4 कानून वो लेके आया था। सबसे पहले उसने जो है जो पवित्र अनुदान जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम ज़कात कहते हैं, और भूमि पर जो है उसने अनुदान कर लगाए। जासूस प्रणाली का पुनर्गठन किया। जो सामाजिक जो पार्टी से यहाँ ताल्लुक, जो सामाजिक जो आयोजन होते थे, सामाजिक जो लोगों का संगठन होता था, और शराब पर प्रतिबंध लगाया और स्थायी सेना का गठन किया। तो ये कहा जा सकता है बहुत ही मोटे तौर पे कि स्थायी सेना का गठन जो है वो एक स्थायी सेना है, एक ऐसी हमेशा जिस प्रकार की सेना हम आज देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के दौर से होती है। उसने घोड़ों की जो दरअसल उसने एक जो वो चलाए थे, एक का कहा जाता था दाग और दूसरा कहा जाता था चेहरा। दाग का मतलब ये होता था कि जो घोड़ों की जो ब्रांडिंग की जाती थी, या घोड़ों के ऊपर जो सील लगा दी जाती थी गर्म करके, ताकि जो घोड़े हैं उनको मतलब होता ये था, सैनिक जो है वो शाही उसको घोड़े को ले जाते थे और उसको बेच देते थे, और कमजोर घोड़ा जो है वो अपने पास रखते थे। ऐसा उसने बंद किया। घोड़ों की जो है उसने जो दाग करना शुरू किया, और सैनिकों की जो वर्णात्मक रोस्टर, या जिसे हम चेहरा कह रहे हैं, एक तरीके से एक पूरा जो है एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक हर सैनिक का सारा जो है वो उसका वर्णन जो है वो उसका जो है लेखा जोखा रखा जाने लगा, और उसी की तह पे सैनिकों को जो भी वेतन या जो भी चीजें हैं वो दी जाती थी। सैन्य सुधार की यदि हम बात करें, और अलाउद्दीन ने इसके अलावा जो है वो एक विशाल सेना रखी, जो कि वो थी। उसके अलावा अलाउद्दीन ने जागीर प्रणाली, जो जागीरदारी थी, उसको समाप्त किया, और वेतन का भुगतान जो है वो नगद में किया जाने लगा। उसने एक साल में 234 टका है ये पर सैनिकों का वेतन तय किया, जिसमें 78 टकों के लिए अतिरिक्त यदि वो 2 घोड़ों का रखरखाव करता था तो उसे और मिला जाता था। आरिज़ ममालिक जो है सैनिकों की नियुक्ति का प्रभारी था। ये आपको ध्यान रखना है, आरिज़ ममालिक जो है वो सैनिकों की नियुक्ति का प्रभारी था, जिसकी वजह से जिसका काम ये था। तो अगर परीक्षा में आता है तो ये इस तरीके के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जो भी उनका पद होता था उसको पूछा जा सकता है। राजस्व के सुधार की यदि बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व के आकलन के लिए भूमि के माप का वैज्ञानिक तरीका पेश किया। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण था। आप देखिए, क्योंकि भू राजस्व के लिए आज भी, और कोई भी अच्छा प्रशासनिक आप व्यवस्था देखेंगे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में हो, चाहे वो अंग्रेजों के दौर में हो, चाहे मुगल शासन काल में हो, चाहे आधुनिक भारत में हो, हर जगह एक भू राजस्व जो है वो एक मुख्य स्रोत रहा है आय का।
सरकार के लिए। तो ये इसके लिए जब सबसे पहले इसने एक वैज्ञानिक तरीका इजाद किया, उसने जिन पे अब तक कर नहीं लगाया गया था, जो सरदार थे, जो जागीरदार थे, जो उलेमा थे, उन पर भी कर लगाया। और जजिया कर गैर मुसलमानों पे लगाया गया था, और इस जैसे तीर्थ यात्रा कर, अनुदान का सबका भुगतान करना पड़ता था। रिश्वत और भ्रष्टाचार की जांच के लिए राजस्व अधिकारियों की वेतन में वृद्धि की। उसने किसानों को भू राजस्व एकत्र करने के लिए किसानों से भू राजस्व एकत्रित करने के लिए जो मुस्तखराज नाम का एक विशेष अधिकारी का पद जो है वो उसने बनाया, और इसी का एक काम था। किसानों को भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों की मांगों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए गए, और इस तरीके से एक न्याय व्यवस्था बनाई गई जिसमें छोटे से छोटे अपराधों के लिए भी कड़ी से कड़ी सजा थी। इसकी अगर हम विपणन प्रणाली देखें तो दीवान रियासत नामक अधिकारियों को बाजार में मानकीकरण करने के लिए शाहनाए मंडी नामक कार्यालयों में नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले जो मंडी का सिस्टम है, जो मंडी का एक व्यवस्था है, जो आज भी हमारे देश में चलती है, उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के दौर से होती है। इसलिए शुरुआत में मैंने आपसे यही कहा था कि ये आधुनिक भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के जो प्रशासनिक या जो विपणन व्यवस्था है या भू राजस्व व्यवस्था है, उसकी कहीं ना कहीं नींव जो है आपको यहीं दिखेगी। सबसे पहले जो है, जो भी व्यापारी जो कि मंडियों में अपना माल बेचना चाहते थे, अव्वल तो उन्हें उस माल को निर्धारित दरों पर बेचना था। उसके अलावा उसके बाद जो है, सबसे पहले उन्हें जो शाहनाए मंडी है उसमें अपने आप को पंजीकृत कराना था, और जो व्यापारी वहां पंजीकृत थे वही जो है वहां पे अपना माल बेच सकते थे, वही वहां पे व्यापार कर सकते थे। आज भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का एक प्रणाली जो है वो हमारे मंडी में, कृषि उपज मंडी जिसे हम कहते हैं, उसमें देखी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो उत्तराधिकारी थे वो इतने कहना चाहिए मजबूत नहीं थे, इतने ज्यादा प्रभावी नहीं थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो कमजोर शासक थे। 1320 में जो पंजाब का गवर्नर था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 4 साल बाद, जो पंजाब का गवर्नर था गाजी मलिक, उसने कुलीनों के या दरबारों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली को जीतकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वो आता है और वो अपने आप को, खुद को जो है वो उपाधि देता है, अपने आप को नाम धारण करता है गयासुद्दीन तुगलक का। गाजी मलिक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का नाम लेता है और तुगलक वंश की स्थापना होती है। अगर हम तुगलक वंश को समझें तो ये उनका एक महत्वपूर्ण चीज आप देखेंगे कि ये उनका साम्राज्य था। 1321 से 1398 तक जो है तुगलकों का राज रहा दिल्ली पे, बल्कि ज्यादातर हिंदुस्तान पे। यदि हम गाजी मलिक का देखें तो उसका भी जो शासन था वो 5 साल का था। उसको जो खाद्य बाजार के जो कानून थे जो उससे पहले लागू किए गए थे, उनको फिर से लागू किया। उसने भी सुधारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जो कि आवश्यक थे और जिन्हें पहले लागू कर दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने शांति और समृद्धि लाने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किया। उसका बड़ा बेटा जो था फखर मलिक या जौना खान या उलुग खान जो भी है, उसने दक्कन को पुनः प्राप्त किया, बंगाल के विरुद्ध अभियान शुरू किया, जो कि बलबन के निधन के बाद, गयासुद्दीन बलबन जो मामलुक वंश में था, उसके निधन के बाद दिल्ली के अधीन नहीं था। इसकी 1325 में तब मृत्यु हो गई जब एक छत उसके ऊपर गिर गई, और उसके बाद जो है उसके बेटे फखर मलिक या जौना खान या उलुग खान, जो भी आप नाम लिखना चाहें, उसने शासन किया और 26 साल का शासन किया, और इसने खुद को नाम दिया मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये जो दौर था ना मोहम्मद बिन तुगलक का, ये अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से एक मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म का एक दौर था हिंदुस्तान के इतिहास में। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो उसने साम्राज्य को संगठित किया, डाक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सिंचाई, कृषि और पुलिस को अधिक महत्व दिया। जब वो सिंहासन में बैठा तो बंगाल, उत्कल या उड़ीसा, वारंगल, यहाँ तक उसने अपने नियंत्रण में लिया, और भारत पर जो मंगोल आक्रमण करने वाले थे, इसने मंगोलों को ही कब्जे में कर लिया। और जूना खान जब उसका उत्तराधिकारी बना और उसने अपने आप को नाम दिया
मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक एकता के लिए हमेशा उसने अपने आप को प्रतिबद्ध बताया। उसने 1327 में वारंगल पर कब्जा किया। मतलब ये भी जो है अपने साम्राज्य के फैलाव के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर समय कार्य करता रहा। सबसे पहले उसने क्या किया, जो खजाने खाली हो गए थे, खजाने खाली इसलिए हो रहे थे क्योंकि कर कम था, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो खाद्य व्यवस्था या जो पूरा जो व्यवस्था थी वो इतनी ज्यादा जो है वो कुशल नीतियों से नहीं चल रही थी। खाली खजानों को भरने के लिए उसने दोआब क्षेत्र, जो गंगा यमुना का दोआब है, उस क्षेत्र का उसने कर बढ़ाया, क्योंकि उसको ये लगा कि ये जो है ये भूमि जो है ये उपजाऊ है और यहाँ पे कर लगाने से शायद कुछ खजाना। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ा और वह ये कि भारी करों से बचने के लिए लोग खेती छोड़कर जंगल में चले गए और जिसकी वजह से जो खाद्यान्न सामग्री थी उसकी जो है वो भारी कमी हुई। उसने अपनी राजधानी की रक्षा के लिए अपने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। ये उसका सबसे, कहना चाहिए, ऐसा दाव जो सबसे बड़ा उल्टा पड़ा उसने, क्योंकि अब तक हम जिस समय की बात कर रहे हैं 1327-28 तक, उसने जो है एक बड़े क्षेत्र पे अपना आधिपत्य तो स्थापित कर लिया था। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये हो रहा था कि वो दिल्ली से बैठ के वो जो दक्कन के जो क्षेत्र है उसके ऊपर उसका प्रशासन जो है वो मजबूत नहीं था। उसने क्या किया, अपनी जो है सबसे पहले उसने बोला ठीक है वहां प्रशासन नहीं हो रहा, हम कहीं बीच में चलते हैं। बीच में उसने देवगिरी को चुना और वो दिल्ली से उसने अपनी राजधानी को जो है देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद हुआ। अव्वल तो जो जो जा रहे थे रास्ते में ही आधे से ज्यादा जो है वो अधिकारी और जो सैनिक थे वो मर गए क्योंकि गर्मी बहुत थी और इतना लंबा सफर सारी राजधानी को ही उठा के वहां ले जाना, तो वो एक उसके लिए उल्टा दाव हुआ। दूसरा, जब वो वहां पहुंचे तो क्योंकि रहने वाले तो ये मध्य एशिया के ही थे, तो इतनी गर्मी कभी भी ये जो है देखी नहीं थी। इतनी गर्मी में और ज्यादा नुकसान होने लगा। तो उसने फिर दोबारा उसने एक फैसला लिया कि ठीक है इसको जो है वापस दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। अब इनका दिल नहीं भरा था तबाही मचा के, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तांबे की मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। अब इसने ये कह दिया कि हम ये मान लेंगे कि जो तांबे का सिक्का, ये मान लिया गया कि जो तांबे का सिक्का है वो सोने के सिक्के के बराबर है। अब हम भारत के लोग, हमें तो बस मौका चाहिए। तो उस वक्त के लोगों ने क्या किया, घरों में जितने तांबे के जो भी बर्तन थे उनको पिघला के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। इतने ज्यादा सिक्के बना लिए कि जो है वो मुद्रास्फीति की जो है स्थिति बन गई और पैसे की जो भी रुपया जो भी उस समय का मुद्रा था उसकी जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसका दाम जो है वो बहुत ज्यादा घट गया। उसके बाद सिक्कों का मूल्य गिरा। फिर उसे वापस वही करना पड़ा कि जो है जो फैसला लिया उसे वापस किया। खुरासान, इराक और ट्रांसैक्सोनिया की तरफ को जीतने के लिए उसने 3,70,000 लोगों की एक पहले सेना खड़ी की। उसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए जो मंगोली नेता था तामशरीन, उसकी जो शिकार की गई प्रस्ताव पर उसने ठीक है गला, उसने कहा, तामशरीन ने कहा था कि बोले हम जो है हमला नहीं करेंगे, हमें ढेर सारा पैसा वैसा दे दो तो हम हमला नहीं करेंगे। उसने बोला ठीक है पैसा ले लो, और ढेर सारा पैसा जो है उसने उठा के उसे दे दिया। अब आप यदि इसका आकलन करें मोहम्मद बिन तुगलक की घरेलू नीतियों का, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नीतियां अपने आप में बुरी थी। हाँ, लेकिन अच्छी थी, लेकिन इनका जो क्रियान्वयन था वो दोषपूर्ण था, वो गलत था, और जिसका कारण वो असफल रहे। और यदि दिल्ली सल्तनत के पतन की जो है वो शुरुआत यहीं से होती है कि खिलजियों ने जिस प्रकार से एक मजबूत संगठन, एक मजबूत राज्य की स्थापना की और इतना जो है एक कुशल साम्राज्य देने की कोशिश की, जिसमें कि इनको खुद तुगलक को जो है मौका मिला कि वो है दक्कन में जाके उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। लेकिन इन नीतियों की वजह से जिस हिसाब से खजाने खाली हुए, सेना को पहले रखा गया, फिर वो कभी खुरासान इराक इस तरफ जा ही नहीं पाया,
और जो है उस सेना को 1 साल रखा, फिर वापस उसकी छुट्टी कर दी। तो वो जो 1 साल सेना खड़ी रही उसका खर्चा, और फिर ये जो खजाने पर जो बोझ बढ़ने लगा मंगोलों के आक्रमण से बढ़ने के लिए, इस तरीके की जो चीजें हुई उसने दिल्ली सल्तनत का पतन का एक मुख्य कारण बना। और आप ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है वो इसकी जल्दबाजी में लिए गए फैसले और दोषपूर्ण नीतियों का क्रियान्वयन है। इसके बाद आते हैं फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और ये भाई साहब जो हैं, मतलब ये उनके चचाजाद भाई थे, चचेरे भाई थे, और वो सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन जिस हिसाब का जो है नुकसान और जिस हिसाब की तबाही एक तरीके से हम कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी थी, ये एक अपने आप में अच्छा शासक था, लेकिन जिस हिसाब का इसे एक साम्राज्य मिला था टूटा फूटा सा, जिसकी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई थी, इसका पूरा समय जो है सिर्फ उनको सही करने में चला गया। सबसे पहले इसने क्या किया, जितने भी इसने जो कृषि ऋण थे वो जो है वह वापस लिए, राजस्व अधिकारियों का वेतन बढ़ाया, गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण जो भी कर थे उन सबको समाप्त किया। 4, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने योग्य, इसने जो है वो 4 मुख्य कर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में चलते थे, लिए जाते थे। सबसे पहले खरज, या जो खरज था वो भूमि उपज का 10वां हिस्सा था। मतलब जो भी आपका उपज होगी, उनको भूमि से मतलब नहीं था, आपकी भूमि के माप से मतलब नहीं था, जो भी आपकी उपज होगी उसका 10वां हिस्सा जो है आपको कर देना पड़ेगा। उसके अलावा खम्स, खम्स ये था कि युद्ध के समय जो भी सिपाही होते थे, सैनिक होते थे, जब वो जीत जाते थे तो वो सामने वाले जो जो दूसरे सैनिक होते थे, हारे हुए जो पराजित सैनिक होते थे, उनके खेमों में से, उनके उसमें से जो है वो लूट का माल ले आते थे, जिसकी वजह, और वो उनका हो जाता था, जैसे फारसी में उर्दू में जिसे माल गनीमत कहा गया वो ले लेते थे और खत्म हो जाता था। लेकिन अब ये कहा जाने लगा कि 5वां हिस्सा जो है उसका आपको कर के रूप में, युद्ध लूट का 5वां हिस्सा जो है वो कर के रूप में देना पड़ेगा। जजिया फिर जो है वापस लगता है। ज़कात, ज़कात जो है वो मुसलमानों पे, जैसे जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पे था, ज़कात जो है वो मुसलमानों पे लगी और मुसलमानों पे लगती ही रही। और इसका जो उपयोग है, इसका जो इस कर का जो है वो धार्मिक उपयोग किया जाने लगा। इसके समय में करीब 150 कुएं, 100 पोल, 50 बांधों का निर्माण किया गया। और यदि फिरोज तुगलक के दौर को हमें ध्यान रखना है तो उसको आप हमेशा सिंचाई और नहरों के उससे ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण शहरों का जो है उसने बसाया, जैसे फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने सभी नुकसान और यातना देने वाली जितनी भी सजाएं थी, यातनापूर्ण थी, जो कि क्रूर अपने आप में थी, उस पर प्रतिबंध लगाया। ब्राह्मणों के ऊपर अब तक किसी ने कर नहीं लगाया था, उसने ब्राह्मणों के ऊपर भी कर लगाया। अस्पताल जैसे दारुल शिफा और मैरिज ब्यूरो जैसे दीवान इस्तकबाक। असल हुआ यह है कि ये जो पीपीटी बनी है ये गूगल इनपुट से बनी है, तो कभी कभी गूगल जो है वो गलती कर जाता है। खैर, आप इसे ध्यान रखिएगा। दारुल शिफा और दीवान इस्तकबाक है, को एक रोजगार ब्यूरो जिसको हमने कहा उसकी भी स्थापना की गई। वित्तीय सहायता देने के लिए दीवान खैरात है, ये आप ध्यान रखिएगा। और विद ऑल अपॉलॉजीज प्लीज, इसे दीवान खैरात है, ये दारुल शिफा है, ये दीवान इस्तकबाक है। इसकी स्थापना की। विदेश नीति यदि देखें तो उसने बंगाल को घेरा, फिर जयनगर को जब्त किया, और कहा यह जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे भी इसने हमला किया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में फिरोज तुगलक का महत्व क्या है? सबसे पहले उसे उदार निर्णय और लोगों की समृद्धि के योगदान के लिए माना गया। फतुहात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, यह ध्यान रखने वाली बात है। जियाउद्दीन बर्नी उस दौर का एक विद्वान जो है था, उसको संरक्षण मिला। उनके शासनकाल में चिकित्सा, विज्ञान और कला पर कई संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान है फिरोज शाह तुगलक का भारत के इतिहास में। यदि हम तुगलक वंश का अंत देखें तो फिरोज शाह
किसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक को आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा शक्तिशाली या सक्षम था। उसके बाद 14वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश जो प्रदेश थे, जो भी छोटे छोटे प्रदेश इन्होंने विजय प्राप्त की थी, वो सारे जो है वो स्वतंत्र हो गए। केवल पंजाब और दिल्ली तुगलक के अधीन रहे। तुगलक काल में तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है। उस समय तैमूर जो है वो समरकंद का शासक था और भारत की समृद्धि ने ही हमेशा इन आक्रमणकारियों को जो है वो आकर्षित किया है। उस समय ये दूसरा दूसरा जो बिंदु है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कह रहा है इसमें ये नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है भारत के उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था और उसके समय पे तैमूर आया। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया और भीषण नरसंहार, और ये था इन लोगों का, चाहे चंगेज खान हो चाहे तैमूर हो, ये जहां जाते थे वहां कहा यही जाता था कि जिस हिसाब का ये तबाही मचाते थे, जिस हिसाब का नरसंहार करते थे, उसके बाद किसी का जीवित बचना मुमकिन था ही नहीं। और यही तैमूर का जो आक्रमण था, कब्जा करते थे, लूटते थे, मारते थे, चले जाते थे। यही तैमूर का आक्रमण जो है वो भारत के भारत में तुगलक वंश के विनाश का कारण बना और इसी के साथ जो है तुगलक जो राजवंश है उसका अंत हुआ। इसके बाद जो है सैयद और लोदी है, वो हम अगले जो वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।